नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सभी विभागों में खाली पदों को भरने को लेकर बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को एक सप्ताह का और समय दिया है और जो भी अध्याचन भर्ती को लेकर जाने हैं उनकी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में वर्तमान में 30,000 सरकारी विभागों में पद खाली हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया चल रही है। जिन विभागों ने अभी अध्याचन नहीं भेजा है उन्हें अध्याचन भेजने के निर्देश बैठक में दिए गए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकारी नौकरियों के अलावा जो भी युवा स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोर्स किए हैं उनके लिए रोजगार भर्ती मेले का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। आज हमने सभी विभागों को बुलाया था। सभी विभागों के जो विभागाध्यक्ष थे, सचिव थे, पुराना एक डाटा है, लगभग 30,000 भर्तियां अभी होनी हैं। ऐसी 30,000 रिक्तियां अभी निकली हैं तत्कालिक रूप से। उन सभी पर हमने तत्काल भर्ती करने का निर्णय लिया है कि जल्दी से उसमें भर्ती प्रक्रिया में उनके अध्याचन निकाले जाएँ। जो लोक सेवा आयोग को दिए जा सकते हैं लोक सेवा आयोग को देंगे और उनसे जल्दी भर्ती प्रक्रिया करवाएंगे और एक हफ्ते के अंदर सारे विभाग अपने अपने जो है सारे काम पूरे कर लेंगे और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही जो हमारे उद्योग स्थापित हैं, हमारा स्किल डिपार्टमेंट, हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, ये मिलकर भर्ती मेले भी आयोजित करेंगे। हमारा मिशन है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने भी पद, चाहे वो हमारे औद्योगिक संस्थानों में हैं या हमारे सरकारी विभागों में हैं, सब के सब भरे जाएंगे। आगे हम स्वरोजगार को लेकर भी बड़ा अभियान इसी तरह से चलाने वाले हैं। आज आकाश तत्व हमारे आंतरिक और जीवन का आधार है। इस विषय को लेकर देहरादून स्थित उत्तरांचल विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आरएसएस के पूर्व संघ सह कार्यवाहक सुरेश भैया जी जोशी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने स्कूल व कॉलेजों से आए युवा विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने स्पेस बैलून भी छोड़ा, जो कि एटमॉस्फेरिक डाटा कलेक्शन की जानकारी भी देता है। साथ ही उन्होंने स्पेस बस का निरीक्षण भी किया व विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारे शोधार्थी आज विश्व चिंतन विषयों पर शोध कर रहे हैं। इस प्रकार के सम्मेलन से निकले मंथन के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत का रास्ता मिलेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि सारा जो विकास है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आधारित है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अत्यधिक लाभ लिया जाए, उस पर काम किया जाए, उस पर आगे बढ़ा जाए। तो ये जो संगोष्ठी है, ये सम्मेलन है, उस दिशा में बहुत कारगर सिद्ध होगा। और जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और भारत अनुसंधान के क्षेत्र में जो उन्होंने नारा दिया है, जय जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, तो अनुसंधान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और जितने भी देश के वैज्ञानिक आए हैं, शिक्षाविद आए हैं, विद्वान आए हैं, उन सभी का यहाँ पर अभिनंदन। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की उत्तराखंड में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण को लेकर उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उत्तराखंड सरकार को राहत मिली और उत्तराखंड की महिलाओं को आरक्षण की सुविधा यथावत रहेगी, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यायालय का आभार जताया। साथ ही कहा कि उत्तराखंड महिला शक्ति प्रदान राज्य है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उत्तराखंड की समस्त महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और वे भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं में सम्मिलित हो पाएंगी। ये हमारा राज्य मातृशक्ति प्रधान राज्य है और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। माननीय न्यायालय से जब हमको इसमें रोक लगी थी, हम सुप्रीम कोर्ट में गए और अंततः हमको सफलता मिली है। मैं अपनी सभी बहनों को, सभी बेटियों को, सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आने वाली सभी परीक्षाओं में सम्मिलित हो पाएंगे और उनको शिक्षा मिलेगा। ये हमारा राज्य मातृशक्ति प्रधान राज्य है और
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजित एक कार्यक्रम में पुरातन विज्ञान को सनातन विज्ञान का नाम दिया। मुख्यमंत्री कहते हैं कि पुरातन वह विज्ञान है जो पुराना हो गया था, नूतन अर्थात जो नवीन है, सनातन अर्थ जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। विज्ञान यहाँ पर पुरातन विज्ञान न कहकर इसको भी मैं सनातन विज्ञान कहना चाहूंगा, क्योंकि पुरातन वो है जो पुराना हो गया, नूतन वो है जो नया है, सनातन वो है जो पहले भी था, अब भी है और आगे तक रहेगा। जो आपने पुरातन विज्ञान यहाँ पर पुरातन विज्ञान न कहकर उत्तराखंड के लिए दीपावली का सप्ताह कई सौगात लेकर आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से जहां हल्द्वानी स्थित चिमटी की भूमि राज्य सरकार को मिल गई है, तो वहीं नौकरी में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे दे दिया है। साथ ही लखपति दीदी योजना की भी शुरुआत हो गई है। न्यूज 1 इंडिया के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे स्वीकार करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई भी दी और कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड राज्य का विकास हो रहा है। बग्वाल का आयोजन सभी के लिए खुशी लेकर आया है। ये त्यौहार हमारा कई बरसों से मनाया जाता रहा है और इसको चूँकि नई संस्कृति जो हमारी पुरानी संस्कृति है, हमारे नए आने वाले बच्चे, हमारी बेटे बेटियां, हमारे नौनिहाल, आने वाले भविष्य के कर्णधार सभी हमारी विरासत से परिचित हों, हमारी विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाएं और दीपावली के 11वें दिन एकादशी को होने वाला ये त्यौहार इगास के रूप में, बूढ़ी दिवाली के रूप में, मिलन के रूप में, दीपोत्सव के त्यौहार के रूप में इसको मनाया जाता है। और आज हम लोगों ने एक नई यहाँ पर व्यवस्था की है, शुरुआत की है कि प्रदेश के अंदर सभी लोग इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाएं, अपनी लोक संस्कृति से जुड़े। इसलिए हमने इसको अवकाश भी किया और सबसे अनुरोध किया कि जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं वह भी अपने अपने गाँव में आकर इस त्यौहार को मनाएं, अपनी जड़ों से पुनः जुड़े। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत काशीपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर हरीश रावत ने पहाड़ से लेकर मैदान तक बढ़ रहे अपराधों को लेकर चिंता जताई। हरीश रावत ने कहा कि पुलिस का राजनीतिकरण होने की वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। हरीश रावत ने कहा कि पुलिस व्यवस्था कमजोर हो रही है, इसके लिए वे भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं। हरीश रावत ने हरिद्वार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पुलिस का राजनीतिक उपयोग करके जिला पंचायत सीटों पर भी कब्जा किया है। अगर इसी तरह कानून व्यवस्था लचर रही तो पर्यटन के साथ साथ उद्योग धंधे भी चौपट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार की स्थिति बड़ी भयावह है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लचर कानून व्यवस्था में सुधार की मांग की है। के घर में घुस करके हत्या हुई है, ममता उनकी पत्नी की हत्या हुई है पुलिसकर्मी, और भी बहुत सारे मामले हैं। यहाँ तक कि दूर पर्वतीय अंचल में जहाँ इस तरीके के वारदात नहीं होते थे, वहाँ भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। इस पुलिस व्यवस्था इधर बहुत लचर है, इसका दुष्परिणाम पूरे राज्य को लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और जो बुनियादी कारण है पुलिसिंग के कमज़ोर होने का, पुलिस व्यवस्था के कमज़ोर होने का, वो है कि पुलिस का राजनीतिक उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया है। हरिद्वार इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने, वर्तमान सरकार ने पुलिस का उपयोग कर जिला पंचायत में कब्जा किया है। ये घर में घुस करके हत्या हुई है। ममता कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 6 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड भ्रमण पर हैं और इस दौरान प्रभारी देवेंद्र यादव ने राजधानी देहरादून में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में 7 नवंबर से उत्तराखंड में शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा पर विमर्श किया गया और संगठन की मजबूती के लिए अग्रिम रणनीति तैयार की गई। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा भारत के अंतिम गांव माड़ा से शुरू की जाएगी। प्रभारी देवेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश की सभी
सभी पवित्र नदियों का जल और धार्मिक स्थलों की मिट्टी लेकर राहुल गांधी की यात्रा में भी शामिल होंगे, जहां पर यहां की मिट्टी और जल से वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रभारी देवेंद्र यादव का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा अभी तक 5 राज्यों को कवर कर चुकी है। यात्रा एकता और भाईचारे को कायम रखने के लिए की जा रही है, इसलिए उत्तराखंड कांग्रेस भी इस यात्रा के संदेश को जन जन तक लेकर जाएगी, जिसके लिए आज प्रदेश मुख्यालय में सभी जनपदों के जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागणों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस 7 नवंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। यात्रा की शुरुआत चमोली जिले में स्थित देश के अंतिम गांव माड़ा से होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाना ने कहा है कि यात्रा के माध्यम से उत्तराखंड के लोगों को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, भर्ती घोटाले के बारे में बताया जाएगा। आज का जो ये कार्यक्रम है विशेष रूप से हमारे जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं और जितने भी सीनियर हमारे कांग्रेस के नेतागण हैं उनको आज यहाँ आमंत्रित किया गया है। हम सबको मालूम है कि भारत जोड़ो यात्रा भारतवर्ष में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू होकर और कश्मीर तक जा रही है। लगभग 1400 किलोमीटर और 5 राज्य अभी तक कवर हो चुके हैं और एकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ, एकता भाईचारा के लिए ये यात्रा विशेष रूप से आप देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छा मैसेज पूरे देश भर में इसका जा रहा है। हमारा भी उत्तराखंड का यह कर्तव्य बनता है कि इस यात्रा के संदेश को हम लोगों तक लेकर जाएं। उसी की तैयारी के लिए आज की ये मीटिंग रखी गई है। आज का जो पहली बैठक जो 12 से शुरू है, जो 2 बजे तक संभवतः चलेगी, इसमें सारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं और फ्रंटल प्रकोष्ठ के जो हमारे अध्यक्ष हैं और अनुवांशिक संगठनों के अध्यक्ष, ये लोग इस मीटिंग में रहेंगे। उन लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव, क्योंकि ज़मीन पे तो उन्हीं के मदद से काम होना है, उन्हीं के सुझाव भी चाहिए और सबके अपने लोकल इश्यूज़ भी हैं, क्योंकि जो राहुल जी के इश्यूज़ हैं वो इसमें यात्रा में सम्मिलित होंगे। राज्य के जो महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, जो भर्ती घोटाले पे, वो सब कुछ है, लेकिन लोगों के अपने लोकल इश्यूज़ भी हैं, जिसमें मान लीजिए किसी अल्मोड़ा ज़िले में कोई यात्रा निकल रही है, रुद्रप्रयाग ज़िले में कोई यात्रा निकल रही है, उनके अपने भी कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो अपनी अपनी यात्राओं में उनको सम्मिलित करना चाहेंगे। तो उसके लिए भी हम किस तरीके से उनको मदद कर सकते हैं, उसके लिए उनके सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, तो इसलिए वो आएंगे। और जो 3 बजे से आफ्टर लंच जो मीटिंग है उसमें हमारे कुछ विधायकगण जो यहाँ उपलब्ध हैं वो रहेंगे, सीनियर लीडर्स जो यहाँ उपलब्ध है वो रहेंगे। पहली बैठक प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में करने पर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने निशाना साधा है। कापड़ी का कहना है कि देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व पटल पर अग्रणी भूमिका में है। ऐसे में अगर हम हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने की बात करते हैं तो कैसे विश्व पटल पर आने का सपना देख सकते हैं। एक तरफ बीजेपी स्कूली शिक्षा को कॉन्वेंट की तर्ज पर विकसित करने की बात करती है और दूसरी तरफ सारी पढ़ाई के बाद मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराने से छात्र छात्राओं के सामने कई तरह की परेशानी खड़ी होगी। हिंदुस्तान स्वास्थ्य के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में सम्मिलित है और लगातार हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन क्या ये सोचने वाला विषय नहीं है कि जहाँ स्वास्थ्य की सारी किताबें अंग्रेजी में जो है लिखी जा रही हैं, अगर दुनिया की दौड़ में शामिल होना है तो हमें अंग्रेजी को भी पकड़ना पड़ेगा। सस्ती लोकप्रियता पाएं, ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए। फैसले 21वीं सदी के हिसाब से होने चाहिए। आज सारे स्कूलों को, हमारी सरकारें सारे प्राइमरी स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम कर रही है और अंग्रेजी को बढ़ावा दे रही है प्राइमरी से, और मेडिकल की शिक्षा को कह रहे हैं हम हिंदी में पढ़ाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है। हमने हिंदुस्तान को विश्व की रेस में शामिल करना है, उससे बाहर नहीं करना है। हिंदुस्तान स्वास्थ्य के मामले में दुनिया की
स्वास्थ्य गोल्डन कार्ड को लेकर आज अल्मोड़ा के चौगना पाटा में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी ने सरकार द्वारा बनाए गए गोल्डन कार्ड को लेकर स्थानीय विधायक मनोज तिवारी को एक ज्ञापन दिया। इसमें 10 महीने की कटौती को वापस करने और केंद्र सरकार की भांति 3,000 रुपए प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिए जाने की मांग की गई, जिसको लेकर विधायक ने कहा कि जो आज पेंशनरों द्वारा उनको ज्ञापन दिया गया है उसको लेकर वो सदन तक जाएंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। जो आज अल्मोड़े में हमारे गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन के लोग अपनी न्यायोचित मांग को लेकर यहाँ पर धरने में बैठे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि जो हमारे कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जो वर्तमान में कार्यरत हैं, और सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया है कि उनके चाहे वो स्वैच्छिक हो चाहे नहीं हो, उनके जो पैसे काटे जा रहे हैं उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके, तो कम से कम इस मांग को कि उनकी जो 21 महीने की जो कटौती हुई है और उसकी 10 माह की कटौती हुई है और बिना पूछे कटौती कर गई, तो इसको वापस लिया जाए और इनके मूलधन को दिया जाए करके इसको लेके यहाँ पर धरने में बैठे हैं। मैं इसके लिए समर्थन में आया हूँ और आज इनको आश्वस्त करने के आया हूँ कि जो आगामी सत्र है उसमें निश्चित रूप से गोल्डन कार्ड का जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको सदन में उठाऊँगा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 6 और 7 नवंबर को बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना है। 7 नवंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश की चेतावनी है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और टिहरी में भी बारिश को लेकर अलर्ट है। उत्तराखंड में ठंड का आगाज हो गया है। प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में गुलाबी ठंड पड़ रही है, जबकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश के तमाम हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना जताई है। दरअसल मानसून की रवानगी के बाद से ही उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है, तो वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कुछ जगह पर बर्फबारी का दौर भी देखा गया। ऐसे में एक बार फिर मौसम विभाग के अनुसार 6 और 7 नवंबर को प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों समेत पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है, तो वहीं प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार 6 नवंबर को राज्य के उत्तरकाशी, चमोली तथा रुद्रप्रयाग जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही राज्य के उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के 3,500 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से बर्फबारी होने की संभावना है। 7 नवंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और टिहरी जिले में भी कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। देहरादून के जीएमएस रोड पर शनिदेव मंदिर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने मंदिर की मूर्ति को खंडित कर दिया, जिसके बाद हिंदू वाहिनी के सदस्यों ने मंदिर पहुंचकर हंगामा किया और दोषी के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। हालांकि उनका कहना है कि पुलिस को इस पूरे मामले की गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह उनकी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्य की जानी चाहिए। यहाँ हम रास्ते से जा रहे थे, 12 साढ़े 12 बजे हमें पता चला यहाँ पे शनिदेव का मंदिर है। ये बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे जब हम आए, यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, तो हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो यहाँ पे ये शनिदेव की मूर्ति को पूरा जड़ से उखाड़ दिया गया। पूरा मंदिर क्षतिग्रस्त किया हुआ है, सारा सामान इधर उधर फेंका हुआ था और पुलिस में कंप्लेन कर दी गई है। बहुत बजरंग दल वगैरह सब RSS वाले भी यहीं पे थे, तो हमने अपनी तरफ से कंप्लेन फाइल कर दी है। अब जो SHO हैं यहाँ के, वो ये कह रहे हैं कि बोल रहे हैं कि हाँ, इसको हम सीरियसली ले रहे हैं इस मुद्दे को। अब देखना ये है कि, पर ये उनका कहना है ये कि किसी शराबी का काम है, पर मुझे नहीं लगता ये किसी अकेले शराबी का काम है। मैं ये अपील करती हूँ कि इस मुद्दे को सीरियसली लिया जाए और इसको जल्दी से जल्दी इसका वो होना चाहिए, सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।